हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरा नाम दिव्या है और मेरी इस साल यूपीएससी में 182 रैंक आई है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मेरा बैकग्राउंड साइंस में है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था तो उसमें मैंने अपनी मास्टर्स ज्योग्राफी में की थी और फिलहाल मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। मैं क्लाइमेट चेंज में पीएचडी कर रही हूँ। तो मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से आपको कुछ अपनी जर्नी के बारे में और कुछ मेरी जो यूपीएससी की स्ट्रैटेजी रही है, मेरे जो डूज़ एंड डोंट्स रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो मेरी जर्नी इस तरीके से रही है कि मैंने यूपीएससी की तैयारी 2018 में स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता है कि मेरे लिए काफ़ी लंबी जर्नी हो गई थी क्योंकि कुछ गलतियाँ मैंने की थी। शुरुआत में मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था कि एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करना है, हमें क्या-क्या नहीं करना होता और क्या-क्या करना होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं आपको अपने वो शुरुआती दौर की जो कुछ गलतियाँ थी, उनके बारे में भी बताऊँगी, ताकि आप वो गलतियाँ रिपीट ना करें, जो मैंने की थी। और फिर मैंने 2022 में इंटरव्यू भी दिया था, जब मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस क्वालीफाई किया था। लेकिन इंटरव्यू स्टेज के बाद मतलब इंटरव्यू में मेरा स्कोर कम होने की वजह से लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम 2024 में दिया एंड अभी 25 वाले एग्ज़ाम में मुझे 182 रैंक आई है। तो ये एक मेरा छोटा-सा बैकग्राउंड है। ये एक मेरा छोटा-सा बैकग्राउंड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सिलेक्शन के टाइम पे मेरा कैसा रिएक्शन था जब मैंने रिज़ल्ट देखा, कैसा रहा? ज़ाहिर-सी बात है जब पता चला कि 182 रैंक आई है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय मैं सिक्किम में थी, मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया था और उसके बाद सभी को बताया। मुझे बहुत खुशी हुई और खुशी के साथ-साथ एक सेंस ऑफ रिलीफ भी रहता है कि चलो अभी फाइनली जिस एग्ज़ाम की इतने समय से मैं तैयारी कर रही थी, जिसमें इतना वक़्त दिया, इतनी मेहनत की, उसमें अल्टीमेटली मुझे रिज़ल्ट भी मिला और इस रिज़ल्ट की मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, जिन्होंने शुरुआत से मेरी जर्नी को बहुत करीब से देखा है। मेरी सिस्टर हैं जिसने मुझे कभी भी अ, हताश नहीं होने दिया, हमेशा ऑल्दो मुझसे छोटी है लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और अभी क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो शादी के बाद प्रिपेयर करना थोड़ा-सा डिफरेंट तो होता है, लेकिन मुझे वो फ़ील नहीं हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, इन-लॉज़ ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। तो बहुत अच्छा लगता है अपनी जर्नी को इस तरह से ज़ाहिर करना, ऐसे साझा करना और एक बार लुक बैक करना कि इस प्रोसेस में कितनी मेहनत गई है। तो अभी मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, जब मैंने शुरुआत में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो वो उतनी स्ट्रैटेजिक नहीं थी। उसमें इतनी ज़्यादा डायरेक्शन नहीं थी, जो होनी चाहिए किसी भी प्रिपरेशन में। तो अभी जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं उस समय की आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगी और अपनी पुरानी गलतियों के बारे में उसके बाद में बताऊँगी। प्रीलिम्स के लिए और मेंस दोनों के लिए ही सब्जेक्ट्स तो लगभग सेम ही होते हैं। तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसको बाइफरकेट नहीं करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री है, वो हमें प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है, मेंस के लिए भी पढ़नी है। सिमिलरली पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कवर करनी है। हाँ, अप्रोच थोड़ी अलग है क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन्स अलग आते हैं, किस तरीके से हमको मेंस में आंसर करना होता है और कौन से माइंडसेट से हमको प्रीलिम्स में आंसर करना होता है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। लेकिन ऑन एंड ऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। और तो सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में या फिर सबसे पहले मैं चलो ये बात बताती हूँ कि जो लोग अभी नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 2 यूपीएससी के थ्रू एक
सेंस ऑफ कम्युनिकेशन सिलेबस और पीवाईक्यूज से है। तो सबसे पहले हमको सिलेबस देखने से शुरुआत करनी चाहिए। हम सिलेबस देखें और ये समझें कि एग्ज़ाम डिमांड क्या करता है ना? हमें एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किन सब्जेक्ट्स को कितनी डेप्थ में पढ़ना है। जैसे अगर हम देखेंगे हमारे जो मेंस का सिलेबस निकाल के, उसमें पॉलिटी का सिलेबस कितने एक एक्सटेंडेड तरीके से लिखा हुआ है ना? इकोनॉमिक्स का सिलेबस एक सर्टेन लेवल तक लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें लिखी हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट को कितना और कैसे अप्रोच करना है। सिलेबस देखने के बाद अपने बेसिक्स कवर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आजकल सब स्ट्रेस करते हैं इस बात पे कि हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, वो इसीलिए क्योंकि आजकल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही जिस तरीके के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो डिमांड करता है हमसे कि हमें उस टॉपिक की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, है ना? तो इसीलिए हम जभी भी अपनी तैयारी शुरू करें, तो नंबर 1 एक सबसे अच्छी डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी वही होती है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके चलती है। तो अब चाहे इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ गया, चाहे पॉलिटी है या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आपको जो अपना कोर अ, पॉइंट है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब सब्जेक्ट वाइज़ अगर बात करें तो प्रीलिम्स में इतना इलैबोरेट सिलेबस नहीं है, तो प्रीलिम्स के लिए सब कुछ हमारा सिलेबस बन जाता है, पॉलिटी भी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स अ, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, हिस्ट्री, ये सब हमको करने होते हैं। अब इनके स्टैंडर्ड सोर्सेज़ होते हैं, एनसीईआरटीज़ होती हैं, जो लार्जली हम सबको पता होती हैं। ये इंटरनेट पे एक बहुत ईज़िली अवेलेबल बुक लिस्ट है और मैं भी आपको बता दूँगी कि मैंने कौन-कौन से सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे। एक बार मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स और जो भी मुझे प्रीलिम्स में करना है, उनकी मैंने एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैंने रिविजन्स पे बहुत फ़ोकस किया, पीवाईक्यूज़ पे बहुत फ़ोकस किया और प्रैक्टिस करने पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया। क्योंकि मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में क्या होता था कि मैं प्रीलिम्स में रह जाती थी। मेरे प्रीलिम्स कुछ नंबर से रह जाते थे। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस फिर इस बार एमसीक्यू की थी, ताकि जब मैं प्रीलिम्स में बैठूँ, तो मुझे एट लीस्ट ये फ़ियर ना रहे कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स को अप्रोच कैसे करूँगी। तो मॉक टेस्ट के थ्रू मैंने वो प्रैक्टिस की। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी होती है? देखो, जब हम एक मॉक पेपर करते हैं, हम 100 क्वेश्चन्स करते हैं और उनमें से मान लो हमने 90-95 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए या जितने भी आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद आप अपना पेपर चेक करते हो, उसमें गलत क्वेश्चन्स देख लेते हैं हम कि कौन-कौन से गलत हैं और फिर हम उस एग्ज़ाम को रख देते हैं साइड में। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें क्या करना चाहिए, उस पेपर को जो हमने अभी अटेम्प्ट किया है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, आधा पौना घंटा उस पे लगाना चाहिए। कौन से क्वेश्चन्स गलत थे? वो क्यों गलत थे? क्या रीज़न्स थे? क्या हमने पढ़ा कम था? हमारी रिविज़न में कोई गलती थी? या फिर हमने एग्ज़ाम सॉल्व करते हुए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई जो अ, जो शायद उस क्वेश्चन को उस वजह से हम गलत कर दिए या फिर हमने सिली मिस्टेक्स कर दी। तो आगे से उनको फिर रिपीट नहीं करना। एक अपना पेपर मॉक पेपर्स के दौरान ही आइटरेशंस में करने की प्रैक्टिस करनी है, कि नंबर 1 आइटरेशन में आप वो क्वेश्चन्स करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं। फिर नंबर 2 आइटरेशन में आप वो क्वेश्चन्स करेंगे जिसमें 50-50 श्योर हैं या फिर शायद एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ हैं। तो एट लीस्ट पेपर को 2 आइटरेशन में तो करना ही है। फिर उसके बाद प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पीवाईक्यूज़ पे बहुत फ़ोकस करें। कैसे? हम पीवाईक्यूज़ मैंने कम से कम 4 या 5 बार पीवाईक्यूज़ किए थे और अब हम 1-2 बार पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हमें उनके आंसर्स ऑल्दो याद हो जाते हैं, लेकिन हर बार उस हर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है। उसके थ्रू ये समझना ज़रूरी है, क्या पैटर्न्स हैं या फिर क्या थीम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर बार और ये हर एग्ज़ाम के लिए सिमिलर ही होता है। कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो जनरली बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। तो उन रिपीटेड थीम्स को अच्छे से डेप्थ में जाकर पढ़ना, फिर किस तरीके के पैटर्न्स आ रहे हैं पेपर में, उनको समझना, वो हमें पीवाईक्यूज़ के थ्रू पता चलता है।
और एक प्रॉपर एग्ज़ाम एनवायरनमेंट वाली बात आती है पीवाईक्यूज़ करने से। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को अगर हम थोड़ा-सा समराइज़ करें, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। फिर आपके मॉक पेपर्स, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप करें, उतना ही अच्छा है। टाइमली करें, वो आदत भी डालनी है कि हमारा पेपर छूट ना जाए और पीवाईक्यूज़ और इसके साथ-साथ फिर इन चीज़ों की रिविज़न। क्योंकि हम जब अपनी स्ट्रैटेजी के साथ रिवाइज़ नहीं करते, तो फिर हमारी मेमोरी से वो चीज़ें चली जाएँगी। रिविज़न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिविज़न करनी कैसे है? एक्टिव रिकॉल एक मेथड होता है, जिससे रिविज़न करने से हम पैसिव री-रीडिंग नहीं करते। नहीं तो जनरली रिविज़न्स में हमारी क्या टेंडेंसी रहती है कि हम उसी बुक को वापस से पढ़ लेते हैं, फिर वापस से पढ़ लेते हैं। तो एक बहुत ही पैसिव तरीके से रिविज़न होती है। हमें एक्टिव तरीके से रिविज़न करने का क्या तरीका है कि मान लो आज आपको पॉलिटी रिवाइज़ करनी है, तो आप रिविज़न के लिए पहले बुक नहीं उठाओगे, पहले आप एक रफ नोटबुक उठाओगे, उसमें नोट डाउन करोगे कि आपको कितना याद है। मान लो पहला चैप्टर आप प्रिएम्बल रिवाइज़ कर रहे हो, तो प्रिएम्बल में क्या-क्या कीवर्ड्स हैं, उनके क्या मतलब हैं। फिर उसके बाद आपको कोई अमेंडमेंट्स याद आ रही हैं क्या? कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है इन चीज़ों को लेके, तो वो आप एक बार रिवाइज़ करो, फिर उसके बाद नोटबुक खोलो। फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या कुछ मिस किया है, अपने नोट्स खोलो या फिर लक्ष्मीकांत खोलो, तब पता चलेगा कि शायद आपने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर लो। ऐसे रहता है। तो ये एक रिविज़न मेथड हो गया। अभी प्रीलिम्स के बाद रिज़ल्ट तक हमें कुछ 15-20 डेज़ होते हैं। जनरली हम उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि रिज़ल्ट कैसा आएगा, क्या रहेगा, उसकी एंग्ज़ायटी भी रहती है। जायज़ भी है, वो सबके साथ होता है, लेकिन उस समय पे कोशिश करें कि एट लीस्ट रिज़ल्ट तक आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लें। सॉरी कंप्लीट तो नहीं होगा, एट लीस्ट अपने ऑप्शनल के कुछ यूनिट्स कंसोलिडेट कर लें अच्छे से। अपने नोट्स फाइनलाइज़ कर लें, कुछ जो बड़े यूनिट्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, उनको एक बार कर लो, तो आपका एक एक एट लीस्ट 20 टू 30% ऑफ द ऑप्शनल तो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? ओके और उसके साथ-साथ फिर रिज़ल्ट आने के बाद मेंस के लिए इस बार करीब 70 डेज़ थे। अ, यूजुअली ऑन एन एवरेज 2 टू 3 मंथ्स का हमें टाइम मिलता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें थोड़ी-सी प्रायर मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले, हमें मेंस के बारे में ये अपना सिलेबस कंसोलिडेट करने की एक अ, वो रहनी चाहिए आप अपने टाइम टेबल में एक स्पेस रहनी चाहिए कि हम उसको कंसोलिडेट कर पाएँ। जैसे मैंने जनवरी 2025 में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर दी थी और उससे पहले करीब 5-6 महीने पहले मैंने अपना मेंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक करीब 60 टू 70% नोट्स की फॉर्म में बना लिया था और उसको कर भी लिया था। आपके सब्जेक्ट्स जैसे कि गवर्नेंस है, ये हम जनरली प्रीलिम्स के लिए नहीं करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, इन सब्जेक्ट्स को हम पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को फुल फ्लेजेड स्टार्ट करने से पहले इन सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार कर लें, इन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स तैयार कर लें, ठीक है? इससे क्या होता है कि जब वो जो 2-3 मंथ्स का हमको टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के रिज़ल्ट से लेके हमारे मेंस तक, उसमें हमको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अब हमें नोट्स भी करने हैं, ठीक है? अभी सभी कमेंट्स में भी बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन्स कमेंट्स में से भी आंसर करूँगी। एक बार मैं अपने मेंस की स्ट्रैटेजी आपको बता दूँ, उसके बाद मैं आपके सभी जो भी क्वेरीज़ हैं, उनको मैं आंसर करती हूँ। तो मेंस के बारे में मैं ये बात कर रही थी हाँ जी, मेंस के बारे में मैं ये बात कर रही थी कि जो जीएस 1, 2, 3 और 4 एंड ऑप्शनल इसकी स्ट्रैटेजी हमें कैसे रखनी है? देखो, जीएस 1 में हिस्ट्री रहता है, सोशल इश्यूज़ रहते हैं, सोसाइटी का पार्ट,
देन हमारा ज्योग्राफी रहता है। इसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम जनरली प्रीलिम्स के लिए कवर कर चुके होते हैं, लेकिन उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एक एनालिटिकल लेंस से हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के आंसर्स को हैंडल करना, वो हमें सीखना है। तो अपने नोट्स इस तरीके से फॉर्म करें कि आप उनको उस तरीके से आंसर कर पाएँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल डाल पाएँ उसमें, अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बना पाएँ, ठीक है? फिर जो सोसाइटी वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने इस बार काफ़ी हद तक एआई का यूज़ किया था सोसाइटी के पार्ट के लिए। एक सोसाइटी की 12th क्लास की एनसीईआरटी होती है, उसमें भी हमें काफ़ी बेसिक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाता है अपनी सोसाइटी का कि कैसे हमें उसको अप्रोच करना है, तो मैंने उसको भी फ़ॉलो किया था। और इसके अलावा ऑनलाइन नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है। तो सोसाइटी के लिए ये 3 सोर्सेज़ थे और फिर इसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट्स में जैसे सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स में हम जितने आंसर्स लिखते हैं, उतना हमको हेल्प मिलता है, ठीक है? अब जीएस 2 हो गया, वो पॉलिटी का पार्ट हो गया, उसमें हमको लक्ष्मीकांत तो करना ही है, लेकिन इसके साथ-साथ अब लक्ष्मीकांत को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़ कैसे करें? जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन आ जाएगा फेडरलिज्म पे, तो हम उसको किस तरीके से आंसर करेंगे? तो इसमें एक बार आप पीवाईक्यूज़ चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? उससे एक बार टॉपर कॉपीज़ देखिए, उनके आंसर्स पढ़िए, फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो अपने मॉडल आंसर्स भी शेयर करते हैं। तो वहाँ से लक्ष्मीकांत को अप्लाई कैसे करना है, वो यूसेज पता चल जाएगी। उसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे जीएस 2 स्पेसिफिक नोट्स मिल जाते हैं, जहाँ से हम केस स्टडीज़, एग्ज़ाम्पल्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कोई कमिटीज़ हुई हों, इस तरीके की चीज़ें हमें अपने नोट्स में वैल्यू ऐड करनी पड़ेंगी। और गवर्नेंस के लिए फिर से सिलेबस एक तो बहुत डिटेल्ड है, तो सिलेबस की हर हेडिंग को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज़ का यूज़ किया था। ऑनलाइन आप कोई भी टॉपिक डालोगे, आपको उसके यूपीएससी के हिसाब के नोट्स मिल जाएँगे। और फिर उसके बाद ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी हमको यही करना है। इसके ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाते हैं, मैंने वहीं से कवर किया था, प्लस जो करंट अफेयर बुकलेट्स होती हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद आता है जीएस 3। अब जीएस 3 में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमको कवर करने होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, है ना? फिर एनवायरनमेंट, हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी करना है। तो इकोनॉमिक्स में कुछ 5-6 थीम्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हमें करना पड़ता है। अब अ, उसको हमें डिवाइड करके करना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए हम प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन एक बार फिर से अगेन पीवाईक्यूज़ देखो, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे और हमारे जो इकोनॉमिक्स के बेसिक नोट्स हैं, वो यूज़ होते हैं। पीवाईक्यूज़ के थ्रू आप जब उसके आंसर लिखेंगे, तो वहाँ से भी वैल्यू एडिशन हो जाती है आपके लिए। तो उसको ऐसे अच्छे से करना है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का भी सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है। वहाँ पे भी मैंने ऑनलाइन सोर्सेज़ और डिजिटली अवेलेबल जो नोट्स होते हैं इंटरनेट पे, उनका यूज़ किया था और उनको कंसोलिडेट करके मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। और ये चीज़ मैंने हर सब्जेक्ट में की थी। सिर्फ़ एग्रीकल्चर नहीं, हर सब्जेक्ट में मैंने ऐसे ही किया था। मेरे जो बेसिक नोट्स हैं वो, उसके अलावा जो मैं ऑनलाइन नोट्स उठा रही हूँ या फिर मैं एआई की हेल्प लेके नोट्स बनवा रही हूँ, उन सबको मैंने एक जगह कंसोलिडेट कर दिया ताकि मेरे को अलग-अलग सोर्सेज़ ना देखने पड़ें। मैं अपने आंसर्स लिखती थी, मुझे कोई एग्ज़ाम्पल किसी टॉपर कॉपी में या फिर किसी मॉडल आंसर में मिल जाता था, तो वो भी मैं अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेती थी। फिर जो इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, उसके लिए मैंने ऑनलाइन सोर्सेज़ और उन्हीं के थ्रू अपने नोट्स बनाए थे और एआई की बहुत हेल्प ली थी। फिर मैंने एनवायरनमेंट वो भी इसी तरीके से किया था और इंटरनल सिक्योरिटी उसके लिए भी ऑनलाइन सोर्सेज़ का यूज़ किया था और जीएस 3 के एक एंटायर कोर्स के लिए ये अलग-अलग सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी हो गई। एंटायर कोर्स के लिए मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का
प्रोग्राम जॉइन किया था और वहाँ से उसको कंप्लीटली कर कर लिया था। वहाँ पे मुझे नोट्स भी अवेलेबल हो गए थे। अगेन मैंने उन नोट्स को अपने नोट्स में वैल्यू ऐड कर लिया था और वहाँ से मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और इस तरीके के जो छोटे-छोटे केस स्टडी, एग्ज़ाम्पल्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स ये सब होते हैं, वो भी मिल गए थे। तो वो भी मैंने अल्टीमेटली टू समराइज़ अपने खुद के नोट, चाहे मैंने सोर्सेज़ 4-5 यूज़ किए, ऑनलाइन यूज़ किए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट यूज़ किए या फिर स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम से बनाए, लेकिन अल्टीमेटली अपने नोट्स में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। फिर एथिक्स के लिए एक बुक आती है डिकोड एथिक्स करके, मैंने वो बुक फ़ॉलो की थी और साथ-साथ एथिक्स के जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में है। उसमें भी मैंने हर कीवर्ड का एआई से एग्ज़ाम्पल और या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्पल्स या फिर खुद सोच के एक बार अगर हम एआई या ऑनलाइन एग्ज़ाम्पल्स ढूँढ लेते हैं 5-6 तो हमें खुद भी याद आने लग जाते हैं। हम खुद भी जनरेट कर पाते हैं एग्ज़ाम्पल्स। तो उनकी मैंने एक लिस्ट बना के अगेन अपने नोट्स में ऐड कर लिया था। तो ये एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी हो गई कि सब्जेक्ट्स को कवर कैसे करना है। अब सब्जेक्ट्स कवर करने के बाद मेन्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आंसर राइटिंग है। अल्टीमेटली उन आंसर्स को उन जो हमने नोट्स बनाए हैं या फिर जो कंटेंट प्रिपेयर किया है, उसको आंसर्स में उतारना आना चाहिए। अब वो कैसे करना है? देखो, यूपीएससी में बहुत सीधे-सीधे क्वेश्चन्स नहीं आते। वो क्वेश्चन्स भी कुछ कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रिकी फॉर्मेट में फ्रेम्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन्स में हमें मल्टीपल पार्ट्स आंसर करने होते हैं या 4 या 5 पार्ट्स होते हैं जो आंसर करने होते हैं, एक 15 मार्कर क्वेश्चन में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ के ये समझें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कंप्लीटली उसको आंसर करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि हम क्वेश्चन पढ़ें और कुछ भी लिखना शुरू कर दिया जो उस क्वेश्चन के बारे में आता है। अगर हमसे पूछा कुछ और है और हम बता कुछ और रहे हैं, तो वो जो हमारा पेपर चेक कर रहे हैं, उन टीचर के लिए कितना इरिटेटिंग भी हो जाएगा हमारा पेपर पढ़ना। तो डिमांड एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। जो पूछा है वही बताना है और एक अच्छे स्ट्रक्चर में बताना है। ठीक है? अ, अब ये चीज़ आएगी कैसे? ये आती है प्रैक्टिस से और फीडबैक से। हर एक क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कीजिए और जो आपको फीडबैक मिलता है, उसको बहुत गौर से समझना है, देखना है। जैसे मेरे फीडबैक में मुझे शुरुआती टेस्ट में ये एक ज़रूर कमेंट आता था कि मेरा स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। शुरू में मुझे ये नहीं पता था कि स्ट्रक्चर का मतलब है कैसा? क्या है स्ट्रक्चर का मतलब? मैं आंसर में क्या ठीक करूँ स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए? तो उसको समझते-समझते 1-2 टेस्ट निकल गए और फिर वो स्ट्रक्चर जब ठीक हुआ, तो उससे क्वेश्चन्स की डिमांड भी अच्छे से एड्रेस होने लग गई और फिर उसको बाकी अ डेरिवेशंस करनी थी अपने आंसर्स में, केस स्टडीज़ डाल के, एग्ज़ाम्पल्स डाल के, माइंड मैप्स डाल के, जो वेब डायग्राम्स होते हैं, उससे क्रिस्प तरीके से आंसर लिख के, वो हो पाया था। तो एक स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी पूरी जर्नी में। ऐसे बिल्कुल हेस्ट में डिसीजंस नहीं लेने कि हम पहले दिन कुछ और कर रहे हैं, बाद में करना चाहिए या फिर पहले वो कर रहे हैं, जो हमने बाद के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल भी इन चीज़ों को एंटेंगल नहीं करना। एक अच्छी स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि आप पहले बेसिक्स कवर करें, साथ-साथ प्रैक्टिस करो और उस प्रैक्टिस से सीखो, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और हर रिविज़न के साथ अपने बेसिक्स को पॉलिश करते जाओ और उसके साथ-साथ वैल्यू ऐड करते जाओ। ये मेंस में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वैल्यू एडिशन क्योंकि हमें जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स पता हैं, जितनी ज़्यादा कमिटीज़ ट्रीटीज़ इस तरह की चीज़ें हम मेंशन करते हैं, तो हमारे आंसर्स का वेट बढ़ता है उससे। अभी मैं ऑप्शनल के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, ऑल्दो मेरा साइंस बैकग्राउंड है। 11th-12th में भी और ग्रेजुएशन में भी मैंने साइंस में ग्रेजुएट किया है। लेकिन जब मैं यूपीएससी के लिए एक ऑप्शनल के बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या ऑप्शनल रखना चाहिए, उस समय पे मैंने यही सोचा था कि शायद एक साइंस के सब्जेक्ट से
मैं उतना एज नहीं ले पाऊँगी क्योंकि 2018-19 के आस-पास एक तो इतने सारे मटेरियल भी अवेलेबल नहीं थे, साइंस सब्जेक्ट्स में। साइंस सब्जेक्ट्स में तो इतने ज़्यादा मटेरियल भी अवेलेबल नहीं थे। फिर उसके साथ-साथ मैं भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं यूपीएससी में के लिए इतनी इलैबोरेट आंसर राइटिंग साइंस सब्जेक्ट्स के साथ कर पाऊँगी या नहीं। इसलिए मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया था जो बहुत क्लोज़ टू साइंस है। तो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस का एक काफ़ी ब्यूटीफुल सा अमैल्गमेशन है इस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में। तो इसीलिए मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया था और क्योंकि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले थोड़ी बहुत जीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो ज्योग्राफी पढ़ते हुए मुझे इंटरेस्ट भी बहुत आता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो सब्जेक्ट जिसमें मैं लंबे आवर्स की सिटिंग दे सकती हूँ, जिसको मैं पढ़ते हुए शायद बोर नहीं होंगी, उसमें मैं काफ़ी अच्छा कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया था। आप लोग भी जब अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें, तो इसी बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है। मार्केट में ये ऑप्शनल सबसे ज़्यादा चल रहा है, लोग ये ऑप्शनल ले रहे हैं, उस ऑप्शनल की मार्किंग अच्छी नहीं आती। इन सब बातों को ध्यान में ना देते हुए आप उस ऑप्शनल को चूज़ करें, जिसको पढ़ने में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए पढ़ना है और थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। जीएस सब्जेक्ट से ज़्यादा डेप्थ में आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। इसीलिए अपनी चॉइस को इन चीज़ों को वेट करके करना, ना कि ये चीज़ें वेट करके कि अभी इस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो आप वो लेने लग जाओ और उस ऑप्शनल में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको छोड़ दो। अपने डिसिज़न्स आपको अपने कम्फर्ट के हिसाब से लेने हैं। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी बाकी सब ऑप्शनल की तरह 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 मोस्टली फिज़िकल ज्योग्राफी से डील करता है और पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी से डील करता है। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमारे 20 यूनिट्स होते हैं, दोनों पेपर्स को मिला के 10 एंड 10। तो जो फर्स्ट पेपर है, वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है देन दी पेपर 2। तो फर्स्ट पेपर के लिए हमें जैसे हमारा यूनिट 1 है जियोमॉर्फोलॉजी, उसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी होती है, सविंद्र सिंह की बुक थी मेरे पास जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी के लिए, तो मैंने वो वहाँ से कवर किया था। फिर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के लिए मैंने अगेन ऑनलाइन सोर्सेज़, कोचिंग मटीरियल एंड अगेन एआई का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है, उसके लिए आरडी दीक्षित, सुदीप्ता अधिकारी इनकी बुक्स आती हैं, ये ली थी मैंने और यहाँ से इनको कवर किया था और साथ-साथ कोचिंग भी मैंने हेल्प ली थी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी। और उसके बाद जो पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स ऐसे टॉपिक्स बच जाते हैं, इनके लिए भी माजिद हुसैन की बुक अवेलेबल है, थ्योरीज़ की भी बुक अवेलेबल है। तो अभी ऐसे लगेगा सुन के कि ये तो बहुत सारी बुक्स हो गई, लेकिन इन बुक्स को कवर टू कवर नहीं पढ़ना होता। इनमें हम अगेन सिलेबस देखते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ऑप्शनल का सिलेबस डिटेल्ड होता है। तो सिलेबस देख के थीम वाइज़ हमको इस बुक में से चार्ट करना है कि कौन-सा जो थीम है, उसको हमको कितनी डेप्थ में पढ़ना है, वो भी वहाँ से समझ आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज हर बुक में से करीब 100 टू 150 पेजेज़ होते हैं, जो हमको कवर करने होते हैं और कुछ बुक्स में उससे भी ज़्यादा कम कवर करने होते हैं। जैसे ओशियानोग्राफी की बुक, वो भी काफ़ी बल्की बुक है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 चैप्टर्स ही करने थे। तो इस तरीके से हम अपने ऑप्शनल को नोट मेकिंग अगेन मैंने इन बुक्स को फ़ॉलो किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फ़ॉलो किया और एआई का भी यूज़ किया। लेकिन नोट्स एक जगह फिर से कंसोलिडेट किए, जहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स, मैथ्स, ज्योग्राफी में मैथ्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैथ्स के बिना अगर हम अपने आंसर्स लिखेंगे, तो उतने प्रैक्टिकल नहीं लगते। स्पेशली फिज़िकल ज्योग्राफी में अगर हम डायग्राम्स नहीं बना रहे, सपोज़ लैंडफ़ॉर्म्स पे कोई क्वेश्चन है और हमने उस लैंडफ़ॉर्म का डायग्राम नहीं बनाया, तो वो इतना प्रैक्टिकल और इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए उनके लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी, जिसमें मैंने अपने यूनिट वाइज़ बहुत सारे डायग्राम्स और मैप्स बनाए थे, ताकि एग्ज़ाम में जब मैं आंसर लिख रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे जल्दी-जल्दी वो याद आ जाएँ। वहाँ पे मुझे मैप्स और डायग्राम्स जनरेट ना करने पड़े। तो मैंने ऐसे किया था। और फिर इन चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने नोट्स को यूज़ करना, अप्लाई करना कैसे सीखना है,
वो हमको टेस्ट सीरीज़ सिखाती हैं। तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर जॉइन करें ऑप्शनल की और वहाँ से अपने क्वेश्चन्स लिख के देखो, एनालाइज़ करो कि आप किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, कहाँ पे कैसे स्पेस का यूज़ करेंगे क्योंकि आपको मैप्स भी डालने हैं, डायग्राम्स भी डालने हैं, तो एक स्पेस का भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज़ होना चाहिए ताकि आपके सभी पॉइंट्स एक शीट पे 2 शीट्स जो हमको मिलती हैं, उस पे आ जाएँ। और उसके अलावा 1 सेकंड हाँ, तो लार्जली मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी है एग्ज़ाम की, वो अभी आपसे शेयर की है। अभी मैं थोड़ी-सी आंसर राइटिंग पे बात करती हूँ। देखो, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आंसर राइटिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमें अपने राइटिंग सेक्शन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना होता है। उसके लिए कोई बहुत ही हाई-फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आप अपना आंसर लिखते हैं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है। ज़रूरी क्या होता है कि हमारे आंसर में जैसे मैं पहले बता रही थी, स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन और बॉडी में भी जिस तरीके से जिस ऑर्डर में क्वेश्चन के पार्ट्स पूछे गए हैं, उसको उस तरीके से हम बता पाएँ। ठीक है? उसके साथ-साथ नंबर 2 डिमांड एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर एक थीम के बारे में पूछा है, तो हम उसी थीम की उसी बात को एड्रेस कर रहे हैं, जो हम इसमें अपने क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। कहीं भी भटकना नहीं है बिल्कुल भी। और वर्ड लिमिट को अडहेयर करना है, वो तो ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम ओवर लिख देंगे तो बाकी आंसर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगे। और कम लिखेंगे तो शायद हम उस क्वेश्चन को जस्टिस नहीं दे पाएँगे। अब इन चीज़ों की शुरुआत कैसे करनी होती है? आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है? मैंने क्या किया था, मैं पहले टॉपर कॉपीज़ और जो ऑनलाइन क्वेश्चन एंड आंसर्स या फिर पीवाईक्यूज़ ये 3 सोर्सेज़ जहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन मिलता था, मैं उसको शुरू में देख के लिखती थी। मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई टॉपर कॉपी देखी, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पढ़ा और एक बार आंसर पढ़ लिया। अब मेरे दिमाग में कुछ 4-5 पॉइंट्स तो उस आंसर से मिल गए मुझे, क्योंकि शुरुआत में इतना कंटेंट नहीं होता हमारे पास कि हम आंसर्स में लिख पाएँ। तो मैंने उसको देख के लिखा फिर। तो लिखते हुए जब मैं उसको लिख रही हूँ, तो शायद मुझे कोई और पॉइंट भी आएगा दिमाग में या फिर ना भी आए, एटलीस्ट मैं आंसर राइटिंग की तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो कुछ शुरू के मैंने 1 महीना एवरीडे मैं करीब 2 या 3 क्वेश्चन्स लिखती थी, जब मैंने आंसर राइटिंग की शुरुआत की थी और मैं उसको इस तरीके से लिखती थी। 1 डेढ़ महीने में बहुत सारे पॉइंट्स गैदर हो गए, थोड़ा सोचना भी आ गया, कुछ इनोवेशन करनी भी आ गई। उसके बाद पहले क्वेश्चन दे आंसर लिखो और फिर मॉडल आंसर देके अपना क्वेश्चन कंपेयर करो। जब मुझे ये काम करते-करते 4-5 महीने हो गए थे, फिर मैंने एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी और वहाँ से मुझे एक एक सेकंड पर्सन फीडबैक मिलता था। तो वो जो मेंटर्स फीडबैक देते हैं, उस पे काम करते रहो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती रहेगी आंसर्स में। ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, अपने आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल कैसे बनाएँ? देखो ये बहुत ज़रूरी है। अ, मान लो कोई क्वेश्चन हमसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूछा गया है, तो अब हम उसे सिर्फ़ डिज़ास्टर तक सीमित नहीं रखेंगे। हम उसमें बताएँगे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, इसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं। मान लो लैंडस्लाइड है, तो वो हिमालयाज़ में ज़्यादा आती हैं वेस्टर्न घाट्स में कम आती हैं, क्यों आती हैं? अगर वेस्टर्न घाट्स में कभी बाय चांस लैंडस्लाइड हो गई, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहेगा? क्या उस समय एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई रोल प्ले करते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स में होता है? तो इस तरीके से हम अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं। उसे एक लाइन में ना लेके जाते हुए एक एक ट्री फॉर्मेट में किस तरीके से उसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हम डिवाइड करते हैं उस आंसर की। वो आंसर पढ़ने में भी अ, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि पढ़ने वाले को भी उस आंसर के थ्रू एक ही एक ही थीम के बहुत सारे पहलू नज़र आते हैं। तो इसलिए हमेशा मल्टी डायमेंशनल आंसर प्रेफ़रेबल होता है। आपको भी यही ट्राई करना है कि अगर आप एक ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हो, तो उसमें कोई इकोनॉमिक पैरामीटर बता सको। जैसे मॉनसून में इकोनॉमिक पैरामीटर होता है, एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट होता है मॉनसून से।
हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो इस तरह की चीज़ें जब हम ज्योग्राफी के भी आंसर्स में ऐड कर पाते हैं, तो हमारे आंसर का वेट ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। फिर करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जली कि करंट अफेयर्स कैसे करें? अभी करंट अफेयर्स के ज़्यादातर सोर्स न्यूज़पेपर रहता है, यूट्यूब वीडियोज़ या फिर आप मंथली मैगज़ीन्स पढ़ सकते हो। तो मेरे केस में मैं न्यूज़पेपर्स के साथ इतनी कंसिस्टेंट थी नहीं। मैं बहुत कम ही पढ़े हैं न्यूज़पेपर्स मैंने, कभी नहीं पढ़ती थी मैं। लेकिन मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे क्या करती थी कि मैं वीडियोज़ देखती थी, जो एडिटोरियल और एनालिसिस वीडियोज़ आती हैं, उनको देखती थी और उसके साथ मंथ के एंड में जो मंथली मैगज़ीन आती है, उसको कवर करती थी। तो ये 2 एक मेरे गो टू करंट अफेयर सोर्स होते थे अपने टॉपिक्स कवर करने के लिए। अगेन करंट अफेयर्स के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि ऑलरेडी जो मैगज़ीन होती हैं, वो नोट्स की फॉर्म में ही होती हैं। वहीं पे अपने जो एडिशंस और हाइलाइटिंग करनी है, वहीं पे कर लेनी चाहिए। उस मैगज़ीन को एक छोटे से नोट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है कि अ, यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? अ, मेरे केस में मैंने ऑप्शनल की तैयारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प लेके की थी, तो मुझे अगर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, तो मुझे ऑफ कोर्स एक टीचर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर मेरी इकोनॉमिक्स बहुत कमज़ोर थी, तो मैंने वहाँ पे भी एक टीचर की हेल्प ली, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली। तो आप भी इस तरह से अपने जो प्रेफ़रेंसेस हैं, उसके हिसाब से सॉरी, आपकी जो प्रेफ़रेंसेस हैं, उसके हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हैं कि आपको किस चीज़ की कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं। और आजकल तो यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है, जहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये लार्जली जो मेरा एक ब्रीफ ओवरव्यू था अबाउट यूपीएससी। अभी मैं कुछ जो कमेंट सेक्शन है उसमें से लोग पूछ रहे हैं एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, मैम हाउ डू यू मैनेज योर प्रिपरेशन व्हेन यू फाइंड आउट दैट फ्यू सब्जेक्ट्स हैव बीन लेफ्ट और यू आर अनेबल टू मैनेज दोज़ सब्जेक्ट्स? देखो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं, तो एक 100% प्रिपरेशन तो कभी नहीं हो पाती। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने शेड्यूल को टू द टी फॉलो करें, अपने बेस सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें, सिलेबस का एक भी कीवर्ड मिस नहीं होना चाहिए। उसको टिक मार्क करते रहें कंसिस्टेंटली और उसको रिवाइज़ करते रहें। ये जो एक फोमो होता है कि ये रह गया, वो तब होता है क्योंकि अभी डिजिटल स्पेस में बहुत सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो मान लो आपके किसी फ्रेंड ने ऐसे बोल दिया कि हमने वो सोर्स पढ़ लिया, वो काफ़ी अच्छा था। तो आपको भी ऐसे लगेगा कि वो आपने तो कवर नहीं किया तो आपका रह गया। ऐसा नहीं करना। अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ना, अपने सोर्सेज़ लिमिट रखने हैं और उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करना है और सिलेबस के साथ रखना है उनको। How one should maintain a proper schedule when he is not able to balance all the subjects, when he is not able to balance all the subjects or few subjects are left out given the time is less. Again, जैसे मैंने पहले बताया, आपको अपने शेड्यूल को बेसिक्स के साथ अलाइन करना है और नए सोर्सेज ऐड नहीं करने। जो सोर्सेज आप कर रहे हो, उसी को बार-बार रिवाइज़ करना है। Please suggest Tamil Nadu Board for NCERT and Medieval History. Which edition is best? Toppers recommend this book. इसमें ऑनलाइन आई थिंक 2020 या 22 का एडिशन एक ही अवेलेबल है। मैं आई एम नॉट श्योर कि वो कौन सा एडिशन है, मुझे याद नहीं है। बट एंशिएंट मेडिवल में वैसे तो करंट अफेयर्स में कोई अपडेशन तो होगा नहीं। तो वही जो भी एडिशन की बुक है आई थिंक 2020 की है वो, जहाँ तक मुझे याद है। वो वही पीडीएफ अवेलेबल भी है ऑनलाइन, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। व्हाट आर द वेज टू इंक्रीज प्रीलिम्स मार्क्स? प्रीलिम्स देखो एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और मैंने बहुत सारे हर्डल्स भी फेस किए हैं प्रीलिम्स में।
जो सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी मुझे काम की है वो पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ करना रहा है। मैंने पीवाईक्यूज़ को 4 से 5 बार अच्छे से एनालाइज़ किया था, उनको बार-बार किया था। हर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड किया और सिर्फ़ क्वेश्चन पे नहीं ऑप्शनल जो उसके ऑप्शंस होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको भी समझा कि मान लो हमें जनरली जब हम यूट्यूब पे एलिमिनेशन और लॉजिकल स्मार्ट गेस वर्क ये सब देखते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि जैसे किसी स्टेटमेंट में ओनली लिखा हुआ है, तो वो गलत होगी, कोई फैक्ट होगा, तो वो गलत होगी। अब ये चीज़ें कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि एक फैक्टर ऑफ रिस्क रहता है कि क्या पता इस बार गलत ना हो। हमेशा ऐसी स्टेटमेंट्स गलत नहीं होती, हमेशा फैक्ट्स भी गलत नहीं होते। ये तो जनरली तो एक स्मार्ट गेस वर्क हम कैसे कर पाएँगे? क्योंकि प्रीलिम्स में 100 से 100 क्वेश्चन्स हमें नहीं आते होंगे। हमें मान लो 40-45 क्वेश्चन्स आते हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन्स को तो हमें अपने जो लॉजिकल माइंड है, उसको यूज़ करके करना पड़ेगा। तो उस केस में जब हम हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम तभी उनको एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये जो एलिमिनेशन की ट्रिक्स होती हैं, ये भी हम कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में तभी रेप्लिकेट कर पाते हैं और यूज़ कर पाते हैं, जब हमें बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स पे और कॉन्सेप्ट्स पे समझ होती है। जब हमारे पास नॉलेज ज़्यादा होगी उन चीज़ों के बारे में। अब नॉलेज ज़्यादा का ये मतलब भी नहीं है कि हम बहुत सारे सोर्सेज़ पढ़ने लग जाएँ। एक रिविज़न अच्छी होगी, तभी हमारी एग्ज़ाम में मेमोरी अच्छी होगी। तो लिमिटेड सोर्सेज़ की बार-बार रिविज़न से हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रिकी भी है, तो उसमें से हम कुछ ना कुछ समझ के एक लॉजिकल तरीके से उसको एलिमिनेट कर पाते हैं। फिर वो जो एलिमिनेशन ट्रिक्स हमने सीखी होती हैं यूट्यूब से, उनको अप्लाई करने में कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि वो बैक्ड है हमारी नॉलेज से, हमारे कॉन्सेप्ट से, ठीक है? अच्छा, इसमें पूछा है एवरीवन कीप्स डूइंग दिस बट अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू। आई हैव सॉल्व्ड इट वन्स, व्हाट आफ्टर दैट? हाउ टू एनालाइज़ इट? ये एक वैलिड सवाल है कि हम बता तो देते हैं कि हमें अपने मॉक पेपर एनालाइज़ करने हैं, हमें पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ करने हैं, उनको एनालाइज़ कैसे करें? आप एक बार मॉक पेपर करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉक एनालाइज़ करना है आपको, तो सिर्फ़ स्कोर अगर आपका अच्छा है तो डज़ नॉट मीन कि अब जो गलत क्वेश्चन्स हैं और ठीक क्वेश्चन्स हैं, उनको बाइफरकेट करके आप एक बार देखोगे नहीं, कि जो क्वेश्चन्स ठीक थे, क्या आपके वो सभी क्वेश्चन्स ठीक हैं जिनमें आपको 100% श्योर था? अगर वहाँ पे गलती हो रही है, इसका मतलब एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके वो क्वेश्चन्स गलत हैं जिसमें आपको 50-50 था, इसका मतलब कहीं न कहीं शायद रिविज़न में या फिर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम है ना? तो ये होता है एनालिसिस का तरीका, जो हम मॉक्स में करते हैं। अच्छा पीवाईक्यूज़ कैसे एनालाइज़ करने हैं? सबसे पहले मान लो आप 2019 का पेपर एनालाइज़ कर रहे हो, तो ये देखना है कि कौन-कौन से थीम्स ज़्यादा कवर्ड हैं, उनको लिखो। जैसे बुद्धिज़्म है, वो काफ़ी एक फ़ेवरेट थीम होता है। वो बहुत बार कवर्ड होता है, ऑलमोस्ट हर साल आता है एग्ज़ाम में, तो हमें वहाँ से थीम्स पता चलते हैं। फिर हमको पैटर्न्स भी पता चलते हैं कि किस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे 2023 में ओनली 1, ओनली 2 वाले पैटर्न्स के क्वेश्चन्स आए थे, तो हम मॉक्स में उन क्वेश्चन्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है? फिर उसके बाद हम ये एनालाइज़ करें कि अगेन वो स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स वाली स्टेटमेंट किस टाइप की फैक्ट्स वाली स्टेटमेंट गलत है। बहुत एक्सट्रीम फैक्ट्स जहाँ पे होते हैं, वो स्टेटमेंट जनरली गलत होती हैं। फिर उनकी प्रैक्टिस करें कि हम अपने नॉलेज को यूज़ करके इन स्टेटमेंट्स को कैसे कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में ठीक या गलत करेंगे अपने पेपर में, ठीक है? हाय मैम, ऑफलाइन स्टडी करनी चाहिए कि ऑनलाइन? आई होप आप शायद से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। देखो मैं तो ऑनलाइन प्रेफ़र करती हूँ। अभी ये तो एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए सोर्स हो गया है कि हम ऑनलाइन कोचिंग्स ले ले सकते हैं। अपने टाइम के कम्फ़र्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हमें
दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही उनको पढ़ सकते हैं हम सब्जेक्ट्स को, तो हर तरीके से हमारा टाइम बचाती है ऑनलाइन कोचिंग, तो मुझे मेरे लिए वो प्रेफ़रेबल है। मैम, आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, हाउ आई कैन स्टार्ट यूपीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन? आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप सिलेबस उठाओ, एक बार पीवाईक्यूज़ देखो, उनको समझो कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, क्या आपके कोर्सेज़ हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं और उसके बाद आप बेसिक से शुरू करो, जैसे कि पॉलिटी पढ़ने से, इकोनॉमिक्स पढ़ने से। क्योंकि ये सब्जेक्ट जब कवर हो जाएँगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करना भी ईज़ी हो जाएगा और करंट अफ़ेयर्स भी समझ आने लग जाएँगे। हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग, हाउ टू चेक द आंसर, व्हिच एरिया टू इम्प्रूव एंड व्हाट टू इम्प्रूव। ठीक है। देखो आंसर्स आई सपोज़ आप आंसर्स अभी लिख रहे हो, तो आप उनको एनालाइज़ कैसे करोगे? इसके लिए एक मैंने रिसेंटली एक ऐप भी देखा था यूकी एआई करके एक ऐप है जहाँ पे आप अपने आंसर्स डाल सकते हो और वो आपको चेक करके दे देते हैं आंसर्स को। वो एक एआई प्लेटफ़ॉर्म है yuki.com करके, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, जो कि करना भी चाहिए, तो आप अपने आंसर को एक बार खुद देखो और अपने नोट्स खोल के देखो कि आपने कितने पॉइंट्स आप लिख पाए। आप इसमें और क्या-क्या डाल सकते थे। थोड़ा वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो। आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी उसको चेक करा सकते हो क्योंकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा उनका उस क्वेश्चन को सोचने का, तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, जो स्ट्रक्चर है और डिमांड है, वो आपको एक बार खुद से देखनी है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नहीं है, तो आप एक बार खुद से देखो, फिर से क्वेश्चन पढ़ के कि क्या जो आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा है, वो आपने आंसर में लिखा है उसके बारे में? तो आपको धीरे-धीरे आंसर दर आंसर पता चलता जाएगा और इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। हर कोई पीवाईक्यू करता रहता है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की कि हमें पीवाईक्यूज़ एनालाइज़ कैसे करने होते हैं। तो एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आप भी उस तरीके से उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करना। आई एम श्योर सेकंड या थर्ड आइटरेशन में आपको वो एनालिसिस और ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। रमन सेज़ मैम मैं बेसिक से तैयारी कर रहा हूँ, पहले प्री प्रिपेयर करूँ या मेन से स्टार्ट करूँ? देखो जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, वो तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए उनका बेसिक्स तो सेम ही रहेगा। हाँ, लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए आपको इकोनॉमिक्स जिस तरीके से अप्रोच करनी है और मेंस के लिए कैसे करनी है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो आपको पीवाईक्यूज़ देख के पता चल जाएगा। एक बार आप इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज़ देखिए और प्रीलिम्स और मेंस के अलग-अलग से और उनको आंसर करने की कोशिश करो, बेसिक्स पढ़ने के बाद। तो आपको समझ आएगा कि आपको अब इन इन तैयारियों में से डिफरेंशिएट कैसे करना है। जैसे आप इकोनॉमिक्स के मेंस के आंसर में क्या लिखोगे? आप स्कीम्स भी लिखोगे, आप उसको एग्रीकल्चर से भी लिंक करोगे, आप उसको मल्टी डायमेंशनल बनाओगे, तो वो आपको पीवाईक्यूज़ देख के और इन इन क्वेश्चन्स को आंसर करके पता चलेगा। Which university I seem to have lost the question. Which university did you study from and were you a topper in that university? मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रोहतक से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की है और अभी मैं पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ और फर्स्ट तो नहीं आई मैं टॉपर तो नहीं थी लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आई गेस मेरी सेकंड पोजीशन थी शायद से। आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था? यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का मोटिवेशन मुझे पेरेंट्स ने दिया था क्योंकि उससे पहले ग्रेजुएशन के टाइम पे मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। तो मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे इस एग्ज़ाम से इंट्रोड्यूस कराया था कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो एंड दिस इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज़ दे पाते हैं और बहुत अच्छे काम कर पाते हैं, लोगों के साथ जुड़ पाते हैं।
और करियर वाइज़ भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है अपने आप को उन लोगों के साथ एंगेज करने की, अच्छे काम करने की, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला था। Ma'am, I am putting a lot of effort um, into improving my English. Although my English is fairly good, I can understand the NCERT. Should I focus solely on English? नहीं, अगर आपकी इंग्लिश फेयरली अच्छी है, आपको समझ आ रहा है, आप लिख पा रहे हैं आंसर्स उसमें, तो बहुत ज़्यादा हाई एंड इंग्लिश की इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। एक बेसिक लैंग्वेज, एक बेसिक वोकैब्युलरी चाहिए होती है। फिर भी अगर आपको बिल्ड अप करना है उसपे, तो आप न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल पढ़ सकते हैं इंग्लिश इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। उसमें आप हर रोज़ 2 या 3 वर्ड्स निकाल सकते हैं अगर आप उनको अपने डेली दिनचर्या में उनको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी वोकैब्युलरी भी अच्छी होने लग जाएगी। हाउ टू डू द रिविज़न एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज़? अम, देखो रिविज़न एक बार हम अपनी पहली रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें रिवीजन जनरली विदिन फर्स्ट रिवीजन जनरली मैं तो ऑलमोस्ट 20 टू 30 डेज़ के बाद कर लेती थी, क्योंकि सेकंड रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि अ, वी टेंड टू फॉरगेट आफ्टर दैट अगर हम बहुत समय बाद करेंगे, जैसे 2-3 महीने के बाद अगर आप उस सब्जेक्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी को रिवाइज़ करने लगोगे, तो वो फिर से नया लगने लग जाएगा हमको। तो एक बार हम 5 टू 7 डेज़ लगा के पॉलिटी पढ़ लेते हैं। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने एक बार अपनी एनसीईआरटीज़ और वो सब पढ़ रखी हैं। मान लो आपने 5-7 डेज़ में लक्ष्मीकांत पढ़ ली, उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट्स करने के बाद इन द नेक्स्ट विदिन 20 डेज़ अपनी पॉलिटी को फिर से रिवाइज़ कर लो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करोगे तो शायद 30 डेज़ बाद रिवाइज़ करोगे तो भी आपको याद रहेगा। और हाँ, एग्ज़ाम से पहले लेट्स से मार्च टू मई के बीच में मैंने करीब 3 से 4 रिविज़न्स की थी और हर बार रिविज़न का टाइम कम होता गया था। जैसे फर्स्ट रिविज़न में मुझे 5 डेज़ लगे पॉलिटी को करने में, नेक्स्ट टाइम 3 डेज़, फिर उसके बाद 2 दिन और एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक जब एग्ज़ाम वाज़ लाइक 15 डेज़ अवे, उस टाइम पे 1 डे फॉर 1 सब्जेक्ट वाज़ आल्सो इनफ। और रिविज़न अगेन हमें एक्टिव तरीके से करनी है, सिर्फ़ री-रीडिंग और हाइलाइटिंग नहीं करनी। एक एक्टिव रिकॉल मेथड से रिवाइज़ करने से हमारी मेमोरी में भी वो ज़्यादा समय तक रहती है। और जब हम उस तरीके से रिविज़न करते हैं, तो हमें जेनुइनली ये भी पता चलता है कि क्या हमें वो कॉन्सेप्ट सच में समझ आ गया है? क्योंकि अगर हम उसे बुक बंद करके रिवाइज़ कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम उसको अपने आप को वो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं कि प्रिएम्बल ऐसे होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 अमेंडमेंट्स हुई थी। फिर एक अमेंडमेंट हुई थी। इसमें 2 केसेस भी इससे एसोसिएटेड हैं। तो उसको इस तरीके से अपने आप को पढ़ाते हुए वो थीम और ज़्यादा पॉलिश हो जाता है। आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए? आंसर सबसे पहले तो अगेन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से फ्रेम करना चाहिए। फिर आपके आंसर में फ्लो चार्ट्स होने चाहिए ताकि फ्लो चार्ट्स या फिर माइंड मैप्स और वो जो वेब डायग्राम्स होते हैं, ताकि जो हमारा आंसर है वो एक तो क्रिस्प बने, पढ़ने में ईज़ी हो और दूसरा हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कम शब्दों में ज़्यादा बातें लिख सकें। अगर आप डाल सकते हैं तो स्पेशली ज्योग्राफी के आंसर्स में अब जो डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, उनको डालने की पूरी कोशिश करें। एनवायरनमेंट में, आईआर में वहाँ पे भी मैप्स और डायग्राम्स, इवन ग्राफ्स का इस्तेमाल वो भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे आंसर को और ज़्यादा एनहांस करता है। अच्छा हाउ मेनी टाइम्स शुड वन रिवाइज़ ऑल द बुक्स एंड नोट्स इन 1 ईयर? आपकी फर्स्ट जब आपने रीडिंग कर ली है हर एक सब्जेक्ट की,
उसके बाद आप अगर पॉलिटी 5 डेज़ में या 7 डेज़ में रिवाइज़ कर पा रहे हैं, तो आप अपनी नेक्स्ट आइटरेशन उस हिसाब से शेड्यूल करो। हाउ मेनी टाइम्स का कोई एंड नहीं है। विदिन 1 ईयर आप 6-7 बार भी उसको रिवाइज़ कर सकते हो। वो आपकी पेस ऑफ रीडिंग पे भी डिपेंड करता है, आपकी कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है। पर आइडियली जैसे मई में प्रीलिम्स हैं, तो उससे पहले करीब 4 या 5 रिविज़न्स तो हो जानी चाहिए। एटलीस्ट 4 रिविज़न्स तो हो जानी चाहिए आपकी। For prelims, do we have to remember all the national parks and Ramsar sites of India or the ones which are in news? नेशनल पार्क्स तो सभी पता होने चाहिए। रामसर साइट्स तो अभी आई थिंक 80 एक्सीड कर चुकी हैं। तो जो न्यूअर एडिशंस हैं, वो तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अ, अगर हम 100 नेशनल पार्क्स पढ़ रहे हैं, तो 80 रामसर साइट्स भी पढ़ सकते हैं। एक ब्रॉड आइडिया हो कि कौन-सी स्टेट में है, तो आपको कॉन्फिडेंस ही रहेगा। नो हार्म इन रिमेंबरिंग दैट। Complete syllabus along with optional is possible within 12 months or not? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आई गेस अगर आप कंसिस्टेंटली एक नया ऑप्शनल कर रहे हैं, जैसे मैंने ज्योग्राफी किया था, तो पहली रीडिंग ऑप्शनल की टूक अराउंड 5 टू 6 मंथ्स उसमें हो गई थी। I am Ma'am, I am Himanshu. I only scored 67 marks in 2025 UPSC prelims exam, and this time too I am only getting 75. How can I get this 100 plus? देखो, एक तो मॉक्स के स्कोर डज़ नॉट कोरिलेट विद कि आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में क्या स्कोर आएगा। और लास्ट टाइम अगर आपके 67 मार्क्स थे, कि डज़ नॉट मीन कि इस बार अगर आपके 75 आ रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम में भी वैसे ही आएँगे। तो इन चीज़ों का कोई कोरिलेशन नहीं है। अभी आपने लास्ट टाइम के बाद ज़्यादा मेहनत भी की है, आपने पूरे 1 साल उसको पढ़ा है, रिवाइज़ किया है, प्रैक्टिस किया है, तो सर्टेनली इम्प्रूव भी किया ही होगा। अभी करीब 1 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए। हाँ, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ टू गो। तो उसमें आप कुछ 4 टू 5 फुल लेंथ मॉक पेपर्स लगा के उनका एनालिसिस कर लो, और साथ में लास्ट 5 या 7 ईयर के पीवाईक्यू ज़रूर प्रैक्टिस करो, बार-बार उनको करो, और एटलीस्ट 2 रिविजन्स अपने पेपर से पहले कर लो, एंड बी कॉन्फिडेंट। ट्रस्ट योर नॉलेज, द 1 ईयर ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट। ऐसे अगर मॉक पेपर्स में आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे डिसहार्टन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने भी जब अपना मॉक पेपर किया था, शायद मार्च एंड के आसपास, तो पॉलिटी के मॉक पेपर में मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए थे, और मुझे भी बहुत बुरा लगा था। ऐसे लगा कि मैंने इतने समय से कितने सारे पॉलिटी कितनी बार रिवाइज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मॉक पेपर में तो अच्छे मार्क्स नहीं आए। उसके बाद 2-3 दिन उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा, फिर से उसको प्रैक्टिस किया। तो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अभी 1 महीना रहता है, आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ और प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, जब आप प्रीलिम्स के पेपर में बैठोगे और उसको सॉल्व करने लगोगे। Ma'am, I am stuck at main stage. Can you suggest some things to do in 3 months between prelims and mains to clear mains? देखो, अगर आपको मेंस क्लियर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब अभी आपने आंसर राइटिंग को और पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो आप जो अभी अपने आंसर्स लिखते हैं, एक बार उनको अपने कुछ 5-10 आंसर्स को पढ़िए, उनको देखो कि आपने उसके स्ट्रक्चर में, या फिर डिमांड एड्रेस करने में, या फिर आप रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल्स नहीं डाल रहे। क्या आप अपने आंसर्स को कंटेम्परेरी डेज़ से लिंक नहीं कर पा रहे, या फिर आप कीवर्ड्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? एक बार ये चेक करो। तो आपको जब अपनी मिस्टेक्स दिखाई देंगी, मिस्टेक्स डायग्नोज़ हो जाएँगी, तो उसके बाद जब आप उसको इम्प्रूव करोगे, तो आपको सर्टेनली फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपको देखना है एक बार लिख के, कि कौन से सब्जेक्ट के पेपर में आपके कब मार्क्स आ रहे हैं, ऑप्शनल में या जीएस 4 में या एसए में। उसमें आपको रीज़न ढूँढना पड़ेगा कि क्यों इस पेपर में आप कम स्कोर कर रहे हो। अच्छा, सीसैट स्ट्रैटेजी के बारे में, हाँ, ये मैंने डिस्कस नहीं किया था। सीसैट भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी सीसैट का जो
मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हाई लेवल के आते हैं और लेंदी भी होते हैं। तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड तो नहीं था, इसीलिए मुझे सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा रिलाय करना रहता था। तो मैं मेक श्योर करती थी कि मेरे जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है सीसैट में, उसमें जो स्कोप ऑफ एरर है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स लूज़ करना अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स के सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी। क्योंकि मैथ्स के सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी। तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी ली थी, मैंने लास्ट 5 टू 7 इयर्स के जो पेपर्स हैं, उनको एनालाइज़ किया था और उनको अटेम्प्ट किया था कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कि यूपीएससी में किस तरीके के आंसर्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हमसे क्या पूछा जाता है और मैं कैसे टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट कर पाऊँगी, ठीक है? फिर उसके बाद जो मैथ्स के लिए है, पीवाईक्यू से तो उसको भी प्रैक्टिस किया था मैथ्स को, लेकिन यूट्यूब वीडियोज़ में ओनली आईएएस के यूट्यूब वीडियोज़ थे सीसैट के बारे में, तो मैंने उस यूट्यूब वीडियो को पूरा देखा था, तो वहाँ से मैथ्स के कुछ बेसिक्स मिल गए थे ताकि जो रीज़निंग मैथ्स के नॉर्मल क्वेश्चन्स आएँ, जो मैं भी सॉल्व कर पाऊँ, उसमें मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड आर्ट एंड कल्चर? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली थी उससे और ऑनलाइन इंटरनल सिक्योरिटी पे मटेरियल मिल जाता है, तो उन दोनों को कंबाइन करके मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे और बाकी जितने भी पीवाईक्यूज़ इंटरनल सिक्योरिटी में 2018 के बाद आए हैं, मैंने उनके थीम्स डिवाइड करके उनको प्रैक्टिस किया था। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो की थी। अ, उनकी बुक से मैंने कुछ सिलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं जैसे आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, उसको किया था। वहाँ से अपने फिर से सेल्फ नोट्स बनाए थे और आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। एआई से भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो वहाँ से भी आप एनरिचमेंट कर सकते हो। How to deal with the changing nature of prelims? Is standard books sufficient for static core? बिल्कुल प्रीलिम्स में चाहे पैटर्न कैसे भी चेंज हो जाए, जो हमारा स्टैटिक है, उसकी इम्पोर्टेंस कभी भी आज तक चेंज नहीं हुई है, तो उसको स्टिक करना है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है प्रीलिम्स की। मैम इन मैथ्स व्हाट इज़ द लेवल अंटिल व्हिच क्लास? जनरली कहा तो यही जाता है कि 10th क्लास तक का मैथ्स आपको उसमें फ्लुएंट रहना है, लेकिन आई डोंट थिंक अभी सीसैट में 10th क्लास तक के क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल के भी होते हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस करके जाएँ। एक बार पीवाईक्यूज़ चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपका मैथ्स का जो होल्ड है, वो क्या उन क्वेश्चंस के साथ मैच करता है या नहीं। मुझे बहुत दिक्कत आती थी मैथ्स करने में, तो इसीलिए मैथ्स के कुछ चैप्टर्स जैसे कि रेशियो है, परसेंटेज है, इस तरह के चैप्टर्स मैंने थोड़े से ज़्यादा प्रिपेयर कर लिए थे क्योंकि वो मेरे लिए ईज़ी रहते थे। वहाँ से क्वेश्चंस मैं जल्दी भी सॉल्व कर पाती थी। चलिए आई थिंक मैंने सभी क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द लाइव सेशन। थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।